नमस्कार टू येट अनदर एपिसोड ऑफ टू टू टैंगो। और हर बार की तरीके से हम लोग जो है बहुत ही स्पेशल कपल्स को आपके रूबरू करते हैं जिनसे कि बहुत प्रेरणा और आपको बहुत कुछ समझने को युवाओं को मिलेगा, जिनसे कि आपका मार्गदर्शन होगा। और हमारा प्रयास ये है कि शादी के इंस्टीट्यूशन पे लोगों का विश्वास बढ़े और कैसे एक जोड़ी जो कि एकेडमिशियंस से पॉलिटिकल रास्ते पे चले। और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, डॉक्टर जया लक्ष्मी शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो कि एक बहुत ही स्पेशल जोड़ी हैं। और इनकी जर्नी के बारे में आज हमें समझने का मौका मिलेगा। और डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने स्टार्ट तो अध्यापन से किया था यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, एंड देन ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट celebrated mayor across the world, not only in UP and in India, but पूरे विश्व में इनको खिताब मिला मोस्ट ऑनर्ड मेयर का। सो ये जर्नी, एंड देन ही बिकेम द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। इनके द्वारा जो गवर्नेंस थी उसको लोग आज भी बहुत ही स्पष्ट और सीधी राजनीति से जोड़ते हैं। और जब मैं आप दोनों को आज देख रही हूँ अपने सामने, बिकॉज़ आपकी जो छवि है समाज में और राष्ट्र में, मुझे एक राम सीता की जोड़ी, एक मॉडर्न राम सीता की जोड़ी आज मुझे प्रत्यक्ष दिख रही है यहाँ पे। सो मेरा बिल्कुल आज सौभाग्य है कि मैं आप दोनों के समक्ष बैठी हूँ और बहुत कुछ सीखने का मौका आज मुझे मिलेगा आप दोनों से। डॉक्टर जया लक्ष्मी जी, आप भी इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं और डॉक्टर साहब की जीवन संगिनी हैं। और जितना मुझे पता है कि आप लोगों ने अपना दाम्पत्य जीवन जो है 2010 से स्टार्ट किया, उस जर्नी के बारे में आज हम बात करेंगे। थोड़ा बहुत चर्चा राजनीति की भी होगी बीच बीच में, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है कि हम उसके बारे में ना बात करें, मगर हमारा जो मेजर फोकस है आज के कॉन्वर्सेशन में वो रहेगा आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में। तो वेलकम बोथ ऑफ यू टू टैंगो। बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, आप जो हैं वो अटल जी की पद चिन्हों पे चलने वाले और अटल जी की ये जीवन यात्रा के उसमें थे, आप उनसे जुड़े हुए रहे और आप बहुत प्रिय रहे हैं अटल जी को। सो ये जो आपने एक प्रण लिया था सिंगल रहने का अटल जी के तरीके से, तो उसको आपने कैसे तोड़ा? आप इसको प्रण कहो आप या नकल किया था क्योंकि मुझे वो स्टाइल उनकी जी बादशाह समय पूरा देकर राजनीति के बारे में सोचना, समाज के बारे में सोचना, जी मुझको लगा बंधन नहीं है जी, और बंधन नहीं होगा तो आदमी मुक्त होकर जी करेगा। जी उसमें मुझे परिवार का एहसास नहीं था जी, क्योंकि जब परिवार में वहां से कहीं कार्यक्रम में थक कर आकर घर पे आते थे जी तो माँ का सिर सहला के, माँ का हाथ पकड़ कर सो जाना। जी, बड़ा होने के बाद भी हाँ माता और पिता का साया रहे जी, और उसके साथ में परिवार की जो कॉन्सेप्ट था वो सारी चीजें, परिभाषा की जो सारी शर्तें थी वो पूरी दिखाई पड़ती थी मुझे। और अवाध गति से काम कर रहा था। अम्मा परेशान थी। कई लोगों को कहा, एक बार तो कई जो पार्टी के जो अटल जी के बड़े प्रिय नेता थे उनको कहा भैया इनको ले जाओ अटल जी से कहलाओ कि ये शादी कर ले। अब मुझे पता नहीं था, मैं पहुंचा, मुझे कहा अटल जी ने बुलाया है। अब मैं पहुंचा, कहे आइए श्रीमान आइए, आपके वंश का धारण करने वाला व्यक्ति बैठा है। मैंने कहा मैं समझा नहीं। बोले मैंने सुना है तुम अटल वंशी हो। मैंने कहा मैंने नहीं कहा, लेकिन लोग कहने लगे हैं। बोले अगर मैं कहूं कि आप अटल वंशी ना हो तो? मैंने कहा मुझे तो आप मेरे आदर्श हो, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं जी। तो बोले अटल बनने के लिए कोई शर्त नहीं है, अटल बनने के लिए क्रिया और कर्म की जरूरत होती है, वो आप कर रहे हो जी। मैं कहा नहीं, आपने भी शादी नहीं की, मैं भी नहीं करूंगा जी। उत्साह जागा मेरे मन का जी जी जी। तो बोले ये प्रण करना बड़ा कठिन होता है जी, आप नहीं कर पाओगे जी। कहते वो बोलते थे आंख बंद करके। मैंने कहा जब आपका सानिध्य है तो कठिन कहाँ होता है जी। आपने तो समाज के लिए किया, बिल्कुल
बोले मैंने किसके लिए किया ये मुझे भी नहीं पता है, जी। लेकिन आपको शादी करना चाहिए। अच्छा। मैंने कहा अच्छा मैं आपका आदेश का तो पालन करता हूं जी। लेकिन अच्छा मैं आपको कह कि मैं टाल के चला आया, अम्मा को बात पता चली तो ये बातें आई गई हो गई जी। और उसके बाद अचानक पिताजी की तबीयत खराब हो गई। जी। अब वो धीरे धीरे वो समय था 2010 का। जी। अटल जी की एक अवस्था ऐसी भी आई कि वो कम बोल भी मुश्किल से पा रहे थे। अच्छा, उनकी तबीयत बिगड़ी नहीं बोल पा, बल्कि पहचान भी नहीं पा रहे थे। अच्छा, ऐसी स्थिति आई। ओके। तो मुझे उनकी बातें याद आ रही थी। जी। अम्मा बार बार मेरी बोले, देखो उन्होंने कहा था तुमको बेटा करना चाहिए, नहीं है। तब तक मेरे कागी जो जीवन था, पार्टी में काम करना, घर में आना, पढ़ना, पढ़ाना, 24 घंटे व्यस्त रहना, जी। और अब जमीन पर ही सोता था मैं। सुबह लिमिटेड खाना समय पे ही, अगर सुबह 6 बजा है तो मेरा नाश्ता जो खाता हूँ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं करूंगा। खाना अगर 7 बजे खाना है तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। तो बहुत कठोर नियम का जीवन हुआ था। तो उसी समय एक गेट टुगेदर फंक्शन, फैमिली फंक्शन था। जी। बहुत सारे लोग परिवार के इकट्ठा थे और गाना बजाना सब हो रहा था, खाना वाना घर के परिवार के। एक पार्षद हुआ करते थे रमेश कपूर बाबा, तो पता नहीं कहां से पगड़ी लाके मेरे उस पे, तो पगड़ी होती है तो ये साफा वाफा लोग देते हैं जनरली, तो उनका आज भी फंक्शन के उसमें कर रहे होंगे। बोले अम्मा माता जी को, डॉक्टर साहब की शादी नहीं करोगी? उनका बेटा हम कहते हैं मानते नहीं। कहीं मानेंगे कैसे नहीं, आप कह के तो देखो। और माइक उनको दे दिया। अच्छा। अब बोले क्या, वो कांपती आवाज में, पिताजी की तबीयत खराब थी, उस दिन आए नहीं थे वो दुखी थी बहुत। बोली 16 तारीख को शादी करेंगे, 15 को तिलक करेंगे। ना बेचारा ना कुछ कहा, और लोग जानते थे कि माँ ने कहा तो वो काटते हैं। अब दूसरे दिन एक अजय श्रीवास्तव पत्रकार हैं जागरण में, दैनिक जागरण में, और इस समय सुधीर मिश्रा जी एनबीटी के संपादक हैं। अजय श्रीवास्तव जी ने मोस्ट वांटेड दुल्हन मेयर करेंगे शादी, ये निकाल दिया जागरण की एकदम न्यूज। और बायोडाटा आना शुरू, ये सुधीर मिश्रा जी ने निकाल दिया। और उन्होंने कई क्लू भी दे दिए, कैसी शादी होगी, कहां से होगी, कैसी होगी, कैसा सोचा, माँ ने सोचा, फलाने ने सोचा, रिश्तेदार ने सोचा। अब उन्होंने तमाम अलंकार की दूसरी स्टोरी उन्होंने छाप दी। एक टीवी चैनल ने मोस्ट वांटेड दूल्हा का वो चला दिया। अब ये हो गया कि तो मेयर साहब शादी करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे पता नहीं। फिर अखबारों में आने लगा सहवाला कौन पार्षद बनेगा। उसमें भी लोगों की लिस्ट, यानी पर डे कुछ ना कुछ आता था। अब करते करते 9 तारीख आ गई। 1 तारीख पता है कि फरवरी की 16 तारीख को विवाह है और 15 तारीख का तिलक है। बाप रे। कहाँ है पता नहीं, लड़की ये था पता नहीं। लड़की का पता नहीं और वेन्यू का पता नहीं। ऐसी कहानी मैंने कभी नहीं सुनी। और ये हुआ कि मुझे था मंदिर में शादी करूंगा, न कार्ड छपेगा, न किसी को फोन करा जाएगा, घर के लोग होंगे और हम लोग खाटू श्याम जी में शादी कर लेंगे, जहां भी तय होगा। फिर सबका ये हुआ कि इतने सारे 267 बायोडाटा माँ ने बटोर लिए थे। तो ये हुआ कि 30 साल के बाद तो जन्म पत्र मिला ही नहीं जाती है, तो जो बायोडाटा है उन्हीं को छांट दिया जाए। तो बायोडाटा में से 6 को छांटा, और ये बाहर मंदिर जहां बैठे हो तो हमारे पूर्वजों का मंदिर है, तो 6 लुटाए गए। पिताजी ने आपका उठाया जी। और माँ ने जब उठाना था वो उन्होंने भी इनका उठा लिया। अब हम लोगों ने एक दूसरे को 4-5 साल पहले इसी पर्पस इनके घर वाले आए थे, शादी के पर्पस से देखा था। और वो बात उस समय इसलिए मैच्योर नहीं हुई थी कि मुझे शादी नहीं करनी नहीं थी। मेरे पिताजी ने कहा मेरा लड़का अटलवंशी है, पिताजी ने क्रोध में कहा, और वो बात वहीं पर ब्रेक हो गई। ये भूल गई, मैं भूल गया। मतलब कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, लेकिन देखा था हम लोगों ने एक दूसरे को। और उसके बाद कहाँ होंगे लोग पता किया गया, बड़े मुश्किल से पता निकला, और पता लगा कि इनके भाई को फोन किया हमारे घर वालों ने,
तो पता चला कि इनके भाई की शादी थी और उस दिन 9 तारीख था और 15 को उसको होना था। 6 लोगों को कहा गया था, 6 लोगों को पसंद आए थे, 6 को कहा गया था अगर आपकी पर्ची आ गई तो आपको फोन आएगा। जी। अब इनकी पर्ची आ गई, इनको फोन पहुंचा। हाँ। तो इनके लोग तैयार हो गए और 15 तारीख को तिलक के लिए आना। और वो अब कहां से होगा, तब तक माननीय कलराज मिश्रा जी हम लोग के अभिभावक पिता तुल्य है, राजनीति में भी पारिवारिक दृष्टि में भी। कलराज मिश्रा जी गवर्नर भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। तो उनके लड़के की शादी थी 14 तारीख को। और काल्विन से थी। तो लोगों ने कहा भाई एक लड़के की तो आप शादी करो, दूसरा भी तो आपके लड़के की तरह है, कहाँ करेंगे? टीवी चैनल वाले ने। तो उन्होंने कहा नहीं, कैसे नहीं करेगा, वहीं करेंगे जहां से बेटे की होगी वहीं से दूसरे की भी होगी। अरे वाह। और काल्विन से ही होगी उसकी तिलक। 14 की उसकी है तो 15 को उसका होगा। अब वो टीवी चैनल चारों तरफ चलने लगा कि काल्विन का ताल्लुक केदार में होगा, उन्हीं के बेटे की सजावट, उन्हीं के बेटे का वो कैंपस पूरा लगा हुआ। और तिलक 15 तारीख का हो गया उसी जगह पे। बाद में जब पिता माता ने उठा लिया तो फिर ये हुआ कि और भी जगह प्रपोजल चल रहे थे, एक पॉलिटिकल भी चल रहा था। तो उसी दौरान 6 में एक डॉक्टर थी, एक IAS थी, एक टीचर थी, एक जज थी, ऐसे 6 लोग थे। एक मेयर और सांसद दोनों थी एक। तो जहां होना था वहां का नाम नहीं उठा और आपका दोनों ने उठाया। तो फिर 15 लोग, भाई बहन जीजा भाभी, सब ने मिलके फिर पर्ची उठाई गई। 15 लोगों ने उठाई। अच्छा। 15 में से 13 वोट आया जयलक्ष्मी अहमदाबाद। अब कमाल है। और 2 ऐसे आए जिनके नाम होना था, उनका नाम ही नहीं आया। फिर शादी तय हुई और जब हम लोग तिलक के लिए पहुंचे तो तिलक में मैं समझता हूँ आपको संख्या पता होगी, पतिदेव आपके थे। जी। तो 20 से 25 हजार लोग वहां पे आए और इस तरह हम लोग गृहस्थ जीवन में बंध गए। जी। मैंने सुना है कि आप जब गृहस्थ जीवन में नहीं थे और आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं और आप बहुत सादा जीवन और अनुशासित जीवन जीते थे, तो आपके अंदर कई सारी सिद्धियां थीं जो नेचुरली आपके इस जीवन की वजह से, मेडिटेशन की वजह से आपने प्राप्त की थी। क्या आपको उस समय पता था कि आप इस मुड़ेंगे, दाम्पत्य जीवन में जाएंगे? उस समय मुझे नहीं लगता था। और उसको मैं सिद्धि नहीं कहूंगा, ध्यान लगता था। कभी कभी आकस्मिक रूप में मुझे जो घटित होने वाली घटना थी उसका सहज भाव में एहसास हो जाता था। और कई बार वो जल्दी जल्दी होने लगा। तब मेरे घर वाले परेशान हो गए। मुंह से अच्छा निकल जाए तो कोई बात नहीं, और मुझसे कभी कभी बुरा निकलता तो बड़ी अनिष्ट घटनाएं घटने लगी। तो घर वाले परेशान हो गए। फिर वो साधु संतों के पास जाने लगे कि क्या कारण है। डॉक्टर जयलक्ष्मी जी, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अकस्मात जो ये 9 तारीख को आपको अप्रोच किया गया शादी के लिए, तो आपकी क्या मनोदशा थी, क्या आपकी प्रतिक्रिया थी और आपने अपने आप को इस शादी के लिए कैसे रेडी किया? बहुत अचानक ही हम तक ये मैसेज आया था। और चूंकि उसी दिन मेरे भाई का विवाह था, तो चूंकि मैं रक्षक से पहले मिली हुई हूँ, जैसे उन्होंने बताया। बीच में एक ब्रेकअप में भूल गया। हाँ, बहुत लंबे समय लंबे समय पहले हम मिले थे। तो मैं इनके व्यक्तित्व से प्रभावित थी और मुझे लगता था कि बहुत सज्जन व्यक्तित्व है इनका। और जब बात आई तो फिर मना करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। पर जो ये टाइम लिमिट बहुत कम थी, तो इन्होंने सारा भार अपने ऊपर ही ले लिया था, कि सारे अरेंजमेंट का भार अपने ऊपर ले लिया था कि मैं सब मैनेज कर लूंगा। तो फिर हमें, मेरे लिए सोचने का कोई विषय नहीं था। बस एक रिक्वेस्ट मैंने इनसे जरूर की थी कि मैं चाहती थी कि विवाह बिना किसी आडंबर के मंदिर में हो। तो जब 9 तारीख के बाद मेरा इनसे पहली बार फोन पे बात हुआ, शादी फिक्स होने के बाद, तो मैंने इनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि हमारी शादी मंदिर में हो। जिसको इन्होंने सहज स्वीकार किया और हमारी शादी फिर खाटू श्याम मंदिर से हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बीच में एक
एपिसोड हुआ था जब शादी का इधर उधर चल रहा था, तो अचानक मुझे अहमदाबाद आना पड़ा था। अहमदाबाद जाना पड़ा। वो किस लिए? जब इनका लिस्ट पर्ची में नाम आ गया तो मुझे जाना पड़ा किसी उससे। तो मैंने कहा पहले देख ले, हो सकता है बड़े घर की कोई ना हो, बहुत अमीर ना हो, तो बाद में मॉडर्न ना हो, तो मुझे बाद में दिक्कत आए। हम दोनों की लाइकिंग इतनी स्ट्रिक्ट थी कि उसके पैरामीटर में सेट होना बड़ा मुश्किल था। अच्छा, कुछ पैरामीटर्स के बारे में बताएंगी, क्या वो स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स थे? नहीं, पहली क्राइटेरिया ये था कि बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए, टीटॉटलर होना चाहिए, और व्यक्ति जो हो वो बड़ा सहज, और मुझे प्रेम की आकांक्षा नहीं थी, मुझे ऐसे व्यक्ति की आकांक्षा थी जिस पर मैं श्रद्धा कर सकूं। क्या बात है। तो मैं मतलब बस मैं वही चीज खोज रही थी, और इनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि मैं इनकी श्रद्धा, मतलब ये इस लायक है कि मैं इनकी श्रद्धा कर सकती हूँ। मैंने जो शुरुआत में कहा था पुरुषोत्तम राम, मैं बिल्कुल वही सोच पा रही हूँ, और वही आपने जो सोचा मेरे ख्याल से वही। नहीं, इन्होंने फोन पे मुझे चुनौती दी। अच्छा। देखिए सब कुछ तो ठीक है, अब मुझको लगता है आपका और मेरा विवाह भी हो जाएगा। जी। मैंने कहा अब मैं तो बात शुरुआत में जब फोन हुआ तो मैंने नमस्कार, जैसे मैं नेताओं से बोलता जी, तो वो मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग तो था। उन्होंने बोला कि हमने कहा आपका कोई इच्छा शर्त? बोली जी। मुझे लगता है एक कड़े स्वभाव की लड़की है। बोली मेरी शर्त है कि मैं पॉलिटिशियन से शादी नहीं कर रही हूँ। अरे बाप रे। तो मैं हूँ पॉलिटिशियन, के लिए मुझे बताया गया कि आप प्रोफेसर हैं। मैंने कहा मैं आचरण से भी, कर्म से, क्रिया से प्रोफेसर ही हूँ जी। तो बोले आप जान लीजिएगा, मैंने नेता से नहीं, मैंने प्रोफेसर से शादी की है जी। और जो नेता के और कुछ चर्चाएं जो मैं सुनती आती हूँ, वो अगर आप में होंगे तो हमारा पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होगा। तो मैंने भी कहा देख लो, तो हमारे परिवार के संस्कार है, परंपराएं हैं जी, घर के लोगों का सम्मान है जी, सामान्य सी बातें कही, और जो पार्टी के प्रति मेरा समर्पण या उसमें दिया जाने वाला समय है जी, उसकी बाधा मैं समझता हूँ आपके आने से नहीं होगी। बाकायदा एक घर से शर्त, बाकायदा इधर से शर्त। और आपकी क्या शर्त थी? अब यही सारी शर्तें थी, उसमें एक शर्त बड़ी खराब थी जिसका अभी तक हम लोग शोधन कर रहे हैं। क्या चीज, थोड़ा सा और विस्तार में बताइए। सार्वजनिक चर्चा का नहीं है। अच्छा। मैं नहीं चाहता था कि, इनका था कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, हमका जब परिवार ही नहीं होगा तो भ्रष्टाचार कहाँ से होगा। ईमानदार व्यक्ति। अब उसका सीधा मतलब था कि घर की वंश वृद्धि ना हो। लेकिन बाद में आज लगता है, ये भी आपने क्या पहले ही तय कर लिया था? अब इसको मैं पॉलिटिकल पर्सन हूँ, सार्वजनिक चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर है जी कि परिवार होना चाहिए जी। इतना जरूर है जी कि आज मेरे वहां कोई आता है जी, हम लोग 9 भाई बहन है जी, और आज सब भाई बहन अपने अपने जगहों पर हैं, तो अब मैं खुश हो जाऊं, लेकिन घर में आने के बाद एक पत्नी दिखाई पड़ती है, एक छोटी बहन दिखाई पड़ती है, घर सूना लगता है। पब्लिक ही, जनता ही परिवार है, ये सत्य है, लेकिन आपका अपना परिवार भी आपका एक मॉरल बूस्टिंग के लिए जरूरी है। मैं आपकी बात से। अब कोई मुझसे कहता है शादी का कार्ड लेके आएगा, मैंने फॉर्म छपा कर रखे हैं, हमको भैया साइन करो इसमें, मेरा उपहास उड़ाते हैं लोग। मैं पार्टी की नीति से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं जनसंख्या वृद्धि की भी नहीं कर रहा हूँ, कल मेरा उपहास उड़ाए लोग। फिर मैं कहता हूँ भैया कम से कम 3 बच्चे तेरे जरूर होने चाहिए, ये लिख के दे मुझे। लोग हंसते हैं कि यार इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना वो नेता है, तो पार्टी की लाइन के खिलाफ, पार्टी की लाइन के खिलाफ नहीं, ये मेरी मनोस्थिति, मेरे व्यक्तिगत विचार है। क्यों बोलता हूँ, रिश्ते खत्म हो रहे हैं जी। आज बुआ नहीं दिखाई पड़ती जी, आज चाचा कहीं खोता जा रहा है जी। रक्षाबंधन में राखी बांधने वाली बहनें विलुप्त होती जा रही है, संकट में काम आने वाला भाई आज नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज बुढ़ापे में माता पिता की सेवा करने वाला
एक और लड़का अगर होता तो वो भी देख लेता, नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज बच्चे अपने अपने परिवार तक सीमित हो गए हैं। एक बेटा होगा, उसी में माँ भी लगेगी, बेटा भी लगेगा, पिता भी लगेगा। बेटा अगर विदेश चला गया तो बूढ़े माता वृद्धाश्रम में जाते हैं। परंपराओं को, हमारी नीतियों पर एक आघात हुआ। अब भैया दूज की रौनक नहीं दिखती, रक्षाबंधन का पर्व आज उल्लास नहीं कर रहा है। होली के गीत जो हुआ करते थे, घर में बनने वाले जो पापड़ और जो चिप्स हुआ करती थी, वो अंकल की चिप्स बन गई, पापड़ लज्जत के पापड़ बन गए, भुजिया होती थी वो 56 भोग की भुजिया बन गई, जो गीत गाते थे लोग वो अल्लड़ गानों का डिस्को डांस वाला गीत बन गया। पुराने त्योहार कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं और उनका सबसे बड़ा कारण है ये पारिवारिक परंपराओं का अभाव। और पारिवारिक परंपराओं का अभाव का सबसे मूल कारण है एक छोटा, बहुत छोटा घर। पहले लोग 2 पर आए, अब लोग 1 पर आ गए, अब कहीं कहीं तो फिर 9 बच्चा। हाँ, सबसे अच्छा बिल्कुल बिल्कुल इस पर आ गए, खानदान खत्म हो गए। कहते थे पितृ ऋण है, पितृ ऋण को लेकर जा रहे हैं सब। ना राष्ट्र की चिंता है, न मोहल्ले की चिंता है, न पड़ोसी की चिंता है। चिंता है तो केवल अपनी चिंता है। बच्चा आईएएस बन जाए ये महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चा कई लाख की तनख्वाह पाके कि बड़ा बिजनेस कर रहा हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चा कम कमा रहा हो लेकिन माता पिता और परिवार के साथ रह रहा हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आज के नवागंतुक बच्चों को ये डिस्को और पाश्चात्य संस्कृति वाले, केक काटने वाले लोगों में, ये मोमबत्ती बुझाने वाली संस्कृति के लोगों में शायद इन संस्कारों का एक बहुत बड़ा अभाव होता जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक गलती जो मैंने करी थी भैया कोई मत करना। जी, थैंक यू सो मच, आपने अपने विचार इस बारे में रखे। और लेट्स मैरी जो मेरी संस्था है उसका भी यही मानना है कि पूरे समाज का जो मूल्य है वो परिवार है, और परिवार तभी बनेगा जब 2 लोग शादी करेंगे। और शादी करना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग कहते हैं कि मैरिज की इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन यही एक पति पत्नी का जो बंधन है मेरे हिसाब से वो इकलौता बंधन है जो उस समय भी टिकता है जब आपका एक दूसरे के साथ मन मुटाव होता है, आप लोग एक दूसरे के साथ अच्छे मूड में नहीं होते हैं। अदरवाइज़ आप देखिए जो बाकी रिलेशनशिप हैं वो मूड के ऊपर आधारित हैं, मन के ऊपर आधारित है। ये एक ऐसा बंधन है जो आदमी अंत तक निभाता है। मैं ठीक कह रही हैं आप। अभी मैं राज्यसभा में मैंने क्वेश्चन उठाया है जी, और उस बात को मैंने पूरे देश में सुना गया है। जी। और मेरा सौभाग्य था कि मेरे पास इतनी बड़ी संख्या में पतियों के संरक्षण वाली समितियां आई। जी। क्या है, मैंने कहा ना कि आज लड़का इसलिए शादी नहीं कर रहा है कि उसको नीला ड्रम दिखाई पड़ रहा है, इसलिए वो शादी नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग परिवार वाले लड़की की शादी नहीं करना चाहते कि उनको मेघालय की पहाड़ियों में कत्ल होता हुआ एक नौजवान दिख रहा है जिसमें उसकी पत्नी पकड़ी जा रही है। मैं पत्नी को दोष नहीं देता, मैं पति को दोष नहीं देता, इन व्यवस्थाओं को दोष दे रहा हूं कि पहले 7 जन्म की जो होती थी आज 7 दिन में पति पत्नी के तलाक क्यों हो रहा है, डाइवोर्स क्यों हो रहा है। कभी हिंदू धर्म में आप खोजो कौन सा शब्दकोश है, शब्दकोश में पति पत्नी का जो संबंध का विच्छेदन के लिए कोई शब्द नहीं रखा गया। हमारे इस्लाम धर्म में अगर पति पत्नी अलग होते हैं तो कहते हैं डाइवोर्स हो गया, तलाक तलाक तलाक। अब उसमें कहेंगे, अंग्रेजों में कहेंगे कि डाइवोर्स हो गया। लेकिन हिंदुस्तान में पति और पत्नी का संबंध का विच्छेदन होगा उसके लिए कोई शब्द का चयन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये संस्कार है हमारा, संस्कार है हमारा, और इसमें पति पत्नी तो अलग हो ही नहीं सकते, वो तो 7 जन्म एक रहेंगे। लेकिन आज वो 7 दिन में अलग हो रहे हैं। अलग होने के बाद मैं उनको जो पत्नी का उत्पीड़न करते हैं मैं उनको सबसे बड़ा मानता हूं, मैं तो फांसी देना चाहिए उनको, और उनके लिए कड़े कानून बने, उसका मैं समर्थक हूं। लेकिन आज कई जगह ऐसी घटनाएं जो घट रही उसमें कोई बोलता नहीं है कि पति, मानो पति से शादी हुई और उसने जरा से अनबन हो गया तो कुछ ऐसे जगह झूठे आरोप लगा दिए। पति ने दहेज ले दिया, पति ने उत्पीड़न कर दिया, इसकी माँ शामिल थी, इसकी नंद शामिल थी, वो काम करने वाला हजारों कोस की दूरी पे उसका बहनोई शामिल हो गया, उसका भाई शामिल हो गया, जो गैर विवाहिता बहन बैठी है उसका भी नाम लिखा दिया,
और को पूरी जिंदगी विचारों की लड़ते लड़ते के कभी 30 साल में जजमेंट हुआ, कभी 20 साल में हुआ, कभी 5 साल में हुआ, पूरा परिवार कला से चला जाता बहुत है। बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय। तो क्या इनका उन्हें होना चाहिए? मैंने इस चीज पे उठाया कि न्यूट्रल जेंडर बिल्कुल न्यूट्रल एक बिल्कुल, बहुत कानून सुंदर, होना बहुत चाहिए। सुंदर विचार है। एक न्यूट्रल ऐसा जेंडर से न्यूट्रल जेंडर ऐसा बने जी कि वो स्त्री को भी बिल्कुल पहला जो उसको संरक्षण हो, कड़ाई के साथ स्त्री को हो, जी ये सही है। जी। लेकिन पुरुष के साथ भी अन्याय कहीं अगर हो रहा है जी तो गलत करने वाला भी प्रताड़ना दंडित के हो। दंडित। बराबर कदम बिल्कुल सही ये बात मैंने बोली। उठाया था। बहुत बहुत इसका ही मतलब नहीं है, अरे हम प्रशंसनीय, लोगों ने हाँ। महिला का सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री जी ने काम किया है ना। जी जी महिला का पूरा वो दिया है, आरक्षण दिया है, और सारी चीजें ड्रोन दीदी बना रहे हैं, लखपति दीदी बना रहे हैं। अच्छा है, हमारी महिलाएं बहुत आगे निकल रही, बहुत अच्छी निकल रही। जी लेकिन कुछ आधा % अगर जो है जिनमें विकृति आ गई है किसी कारण से, आधा में भी आधा %, हाँ हाँ और उनके कारण अगर किसी निर्दोष पुरुष के साथ प्रताड़ना है जी तो वहां पर भी कुछ संरक्षण के भाव होने चाहिए। जी ऐसा मैंने राज्यसभा में उठाया। कुछ लोगों ने कहा कि पुरुष आयोग की चर्चा है, लेकिन मैं कहता हूं कि संरक्षण न्याय सभी के लिए हो। आपने मानवता का एक actually निश्चित रूप में वो उठाया है। परिवार का विच्छेदन, और मैं कहूंगा कि माननीय न्यायालय से भी हम लोग अपेक्षा रहती है जी कि पति पत्नी के उसमें अब तो बहुत अच्छे जजमेंट आ गए कि अब तो उनमें कोई मनमुटाव होता है जी तो उनको सुलह के अवसर दिए जाते हैं, जी और कई लोग फिर से उस बंधन में आए और बड़ा सुखी है। जी जी, ये काम हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग कपल्स को पहले से ही तैयार करते हैं, एक दूसरे के आचार विचार, एक दूसरे के पर्सनालिटी, करियर और बिहेवियरल लेवल्स को क्या मेंटेन रखना है, खासकर डिसएग्रीमेंट्स में। तो इन चीज़ों पे हम भी काफ़ी काम कर रहे हैं और ये जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं कि पति पत्नी का मतलब है एक दूसरे का साथ निभाना, अप्स में भी और डाउन्स में भी, आपके लोज ऑफ लाइफ में भी एक दूसरे का हाथ ना छोड़े। इसके ऊपर हम लोग बच्चों को सेंसिटाइज कर रहे हैं, आने वाली जनरेशंस को सेंसिटाइज कर रहे हैं। दिनेश जी, मैंने दूर से आपके पूरे ग्राफ को पिछले 30-35 साल से देखा है, बहुत दूर से देखा है। मैंने आपको एक प्रोफेसर के भूमिका में भी देखा है, मेयर की भी भूमिका में देखा है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की भूमिका में देखा है, और आज आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। सो मैंने इस प्रोग्रेशन, मैं ही क्या, हर समाज के हर व्यक्ति ने देखा है आपको पिछले 30-35 सालों में इन सारी भूमिकाओं में। सो फ्रॉम एन एकेडमिशियन गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स, क्या ये अटल जी की प्रेरणा से था या आपकी ये जर्नी जो थी वो क्या थी? मैं आपके शब्दों में देखिए, मेरे समझना पिताजी चाहती हूँ। बहुत 10 रुपए से उन्होंने, मेरे पिताजी ने बिजनेस शुरू किया था। अच्छा कर्मकांडी ब्राह्मण थे, अच्छा बल्कि पुजारी का काम भी उन्होंने नवल किशोर स्टेट में किया था, अच्छा और एक अच्छे पहलवान भी थे। अच्छा पूज्य दीनदयाल उपाध्याय जी का सानिध्य उन्हें प्राप्त था। जी और बजरंग शरण तिवारी जी एक पत्रकार, बाद में राष्ट्र धर्म के संपादक बने, संघ के स्वयंसेवक थे। जी तो उनके साथ दीनदयाल जी का आगमन कई बार पहले यहाँ पर हुआ। वो एक बिस्कुट वाले सदगुरु के मित्र हुआ करते थे। बाद में वो कई बार यहाँ पर लंबे समय तक, और कई बार आना जाना रहना, जी इस छोटे से घर में, एक कमरे में, एक खटिया पे जी वो रहे। बाद में पूज्य अटल जी भी कई बार आए रहे। मुझे दीनदयाल जी का तो नहीं याद, लेकिन अटल जी का सानिध्य मुझे छोटे बच्चे के रूप में भी प्राप्त हुआ था। अभी बहुत सारी उनकी स्मृतियों को यहाँ पे म्यूजियम में जो अभी बना है, प्रेरणा स्थल, जी माननीय योगी जी के सबल नेतृत्व में, तो उसमें बहुत सारी चीजें जो हमारे घर पे रखी थी, उनकी मेज कुर्सी, उनका लेटने वाला तख्त, जी वो एक कपड़े रखते थे, एक छोटी सी टोकरी टाइप की लकड़ी के बॉक्स, वो, और कार पिताजी ने रख रखी थी कि जो जब माननीय अटल जी आएंगे या वो लोग आएंगे तो उनको जरूरत चलेगी। पड़ेगी। हाँ। तो वो उसका ड्राइवर, 2 कारें उन्होंने पार्टी को रख रखी, तो खुद लूना से चलते थे, अच्छा खुद लूना मोपेड से चलते थे। कार और ड्राइवर, 2 कार 2 ड्राइवर उन्होंने पार्टी के लिए रख रखे थे। कितना बड़ा दिल। और 10 साल तक वो पार्टी के कार्यालय का खाना, लैया चना, चाय, सबका इंतजाम वो करते थे, कभी पद नहीं लेते थे।
तो मेरे मन में एक श्रद्धा जागती थी। जी संघ के स्वयंसेवक निकलते थे, सुबह सुबह आ जाते थे, 4 ही बजे से शाखा 5 बजे से लगना होती थी। तो मैं देखता था पिताजी को, कोई पता नहीं, कोई चाहत नहीं। कभी मकान बेच दिया पार्टी के लिए जी। तो कभी चुनाव आया तो पूरा गोदाम बेच दिया एक बार उन्होंने। अच्छा। लेकिन पार्टी के प्रति समर्पण करते रहे। अटल जी से उनका काफी निकट संबंध था। तो हुआ क्या कि मुझ में हल्की हल्की चीजें जागृत हुई। लेकिन विश्वविद्यालय में चुनाव हुए तो चुनावों में मेरी रुचि दूसरे प्रत्याशियों को लड़ाने की हुई जी। और मैं जिस प्रत्याशी पे हाथ रख दूं वो जीत जाता था। क्या बात। तो डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी सारे मेरे प्रत्याशी जीते। उसी समय किसी ने मुझे विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद मैं वार्ड का बीजेपी का अध्यक्ष हुआ, मंडल का उपाध्यक्ष हुआ, नगर कार्यकारिणी में गया। फिर अचानक एक दिन मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चे का उपाध्यक्ष बना दिया। अचानक ही मैं किसी की सिफारिश करने गया था, मुझे डांट के सुंदर सिंह भंडारी जी ने बैठक से डांट के बाद गेट आउट करके निकाल दिया कि मैं जानता ही नहीं कि सिफारिश उनसे नहीं हो सकती जी। और दूसरे दिन मैंने माननीय कलराज मिश्रा जी का फोन आया कि भाई चलो आओ। तो मैंने कहा नहीं आऊंगा आज से बीजेपी कार्यालय। अच्छा। तो उनका भरे मानुस, मेरा भी प्रश्न नहीं लिखोगे, आओ। मैं उनको बहुत प्यार करता था, वो भी मुझे चाहते थे जी। मैं गया तो पता चला वो पदाधिकारी घोषित कर रहे थे उनका मेरे नए भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा। पिताजी ने 15 दिन मुझसे बात नहीं करी कि मेरा लड़का लालची हो गया, पद लेने चला गया। उसके बाद कल्ला जी आए, घर समझाया उन्होंने पिताजी को। नहीं, पादा जी कहते थे पिताजी को, अटल जी उनको दुर्वासा जी बोलते थे। अच्छा। अब मेरी यात्रा कब कैसे शुरू हो गई और फिर मैं 3 बार भारतीय जनता युवा मोर्चे का उत्तर प्रदेश का 3 बार अध्यक्ष बना, 2 बार प्रभारी बना, फिर मैं पर्यटन का चेयरमैन बना, मुझे मिनिस्टर का दर्जा मिला। और उसके बाद मैं राष्ट्रीय युवा आयोग में मुझे अटल जी ने, मैंने उनको सुझाव दिया था कभी जब वो सांसद थे कि सबके लिए आयोग है और आप अगर आप कभी प्रधानमंत्री बनिएगा तो राष्ट्रीय युवा आयोग बनाइएगा। अच्छा। और युवा नीति तैयार होना चाहिए। अटल जी ने, अच्छा मैं प्रधानमंत्री भी रहूंगा। मैंने कहा आप नहीं होंगे तो कौन होगा। हंसी बात हो रही थी। तो भगवती शुक्ला जी वहां के वो थे, अमितपुरी थे, तो उनका नहीं हमारे तो प्रधानमंत्री अटल जी है और अंधेरे में एक चिंगारी, देश का नेता अटल बिहारी। तो अटल जी हंसते रहे आंख बंद करके। लेकिन प्रधानमंत्री जब हुए वो 13 महीनों के लिए, 13 दिन वाला नहीं, तो अचानक ही उनका मुझे फोन आया कि नहीं 13 महीने के बाद वाले प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर तूने कहा था कि युवा आयोग का बनना चाहिए, मैं तुझे बना रहा हूं, दिल्ली आ जाओ। अब मैं समझू दिल्ली पहुंचा तो पता चला कि मेरी जो फाइल गई थी आयोग के लिए, तो उसमें उसके अध्यक्ष के लिए 35 वर्ष से ऊपर चाहिए था। मेरी उस समय मुझसे कम थी। अच्छा। तो मुझे सदस्य बनाया, लेकिन मुझे पूरी पावर दी और हम लोगों ने राष्ट्रीय युवा नीति तैयार करी। भारत की एक ही राष्ट्रीय युवा नीति है। और अटल जी का जब कार्यकाल पूरा होगा तो मैंने रिजाइन कर दिया। तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस्तीफे खोल दिए कि ये महानता विपक्ष की भी कहनी चाहिए कभी कभी। मनमोहन सिंह जी ने जब वो देखा कि राष्ट्रीय युवा नीति तो बहुत अच्छी बनाई जा रही है, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और हमारे आयोग को उन्होंने कहा कि जब तक बनाने लिए कंटिन्यू होगा। और फिर वो कांग्रेस के कार्यकाल में हम लोग का जो अटल जी के द्वारा बनाई गई आयोग की कमेटी थी, उसने पूरा किया राष्ट्रीय युवा नीति। और जिस दिन मेरा पूरा हो रहा था, आप देखो कैसा ईश्वर की अनुकंपा है, लाल बत्ती मिली जिसमें उम्मीद नहीं थी, अचानक मुझे मिली। अब मैं पर्यटन का चेयरमैन बना, मंत्री का दर्जा। जिस दिन हटने वाला था उसी दिन मुझे आयोग का सदस्य, और जिस दिन आयोग का हटने वाला था उसी दिन मैं मेयर जीत गया। और मुझे लाल बत्ती भी मेयर को मिलती थी पहले, और जब फिर जिस दिन मेयर पूरा होने लगा दोबारा उसी दिन मुझे मेयर के दोबारा बत्ती आ गई। और जिस दिन मेरा कार्यकाल चल रहा था, खत्म होने को था, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया। क्या बात। अब देखो अभी भी मुझे जो
मैं कई कमेटियों का हूँ, राज्यसभा में हूँ, यानी वो जो बत्ती वाला सिस्टम तो नहीं है, लेकिन वो बत्ती वाले की तरह अभी भी है। जी 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 और ये बात जी एक ऐसा किस्सा है कि मुझे भी आज भी याद आता है। जी मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था, रायबरेली में मेरा कार्यक्रम था। जी मुझे तब क्या था, मेरी थोड़ा पैसे, थोड़े थोड़े पैसे की जरूरत पड़ा करती थी। हाँ। तो मेरे में थोड़ा ज्यादा भीड़ आती थी लोग, हाँ। तो जो नेताओं को पार्टी कार्यक्रम करना होता तो कहीं सिक्के से तौलने का कार्यक्रम रख देते थे, कहीं जिसके घर में चाय पीने जाएंगे तो 11,000 रुपए वो देगा। हाँ। इस प्रकार से पार्टी चलती थी। तो उस सिक्कों से तौलने का कार्यक्रम था मेरा। अच्छा। तब तक कोई आया, मुझे एक चिट दिया कि वो पास में गंगा का तट है, वहां एक साधु आपको बुला रहे हैं। तो मैंने कहा, अरे कौन बुलाएगा? फिर मेरे मन में आया, कोई बुला रहा तो मुझे जाना चाहिए। मैं गया, देखा 2 साधु खड़े हैं, गंगा बह रही है, उसी तट पे खड़े हैं। बोले, बेटा मैं तेरा इंतजार कर रहा था। अच्छा। मैंने कहा, महाराज जी मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। जी बोले, मैं आपको जानता हूँ जी। और तुम्हारे पास जल्दी है, मैं जानता हूँ। हाँ। लेकिन वीर बहादुर जी आए थे तो मैंने उनको एक माला पहनाई थी। मेरा मन पता नहीं क्यों किया कि आज आपको मैं माला पहनाऊं। और अब उसको मैं चमत्कार कहूं कि क्या कहूं, उन्होंने हाथ बढ़ाया, जैसे हाथ गंगा जी की तरफ किया, उनके हाथ पे माला आ गई रुद्राक्ष की। उन्होंने गंगा जी में डाला और मुझे पहना के बोले कि अब बहुत सारे लोग खड़े थे। जी ये डलमऊ की बात है, रायबरेली की। जी। और उन्होंने कहा कि बेटा मैंने वीर बहादुर जी पढ़ाई थी, मैंने कहा था कि ये अब आप लाल बत्ती आपका साथ नहीं छोड़ेगी, जी जी और आज मैं तुझको कह रहा हूँ। जी जी। तो मैंने उनको प्रणाम किया, फिर मन में ये किया कि मैंने कभी लाल बत्ती सोची नहीं है, और कहाँ से बनूंगा, मैं तो ना एमएलए हूँ ना एमपी हूँ, मैं तो यूथ का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और कोई दूर दूर तक संभावना नहीं। मैं गया, सोनभद्र में मेरा कार्यक्रम था, युवा मोर्चे का कार्यक्रम करके मैं लौट रहा था। रास्ते में एक पुलिस वैन पे आया कि नए युवा मोर्चा के अध्यक्ष बन गए। तो मैंने कहा, मैं हूँ। बदला कि नहीं, दूसरे बन गए। लगा हम हट गए। तो मैंने कहा, अरे बाबा आपने तो मुझे पहनाया था कि ये विजय माला है, और जो था वो भी चला गया। लेकिन मन, क्योंकि मन मेरा शांत रहता है, जी जी। तो मैंने कहा नहीं, किसी सिद्ध पुरुष के वो ऑनर थे, उसके कारण मुझे मिलेगा नहीं, मेरे कर्म के कारण मिलेगा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन उनकी श्रद्धा है, फिर भी मन हुआ कि चलो इसको उतार के जेब में रख ले। मैं चुपचाप आया, घर पे थोड़ा सा गुस्सा तो नहीं था, क्योंकि मेरा टर्म पूरा हो गया, मुझे हटना ही था। जी जी जी। मुझे हटाया नहीं गया था, मेरा टर्म पूरा हुआ था। जी जी। और संविधान में था भी नहीं कि तीसरे के बाद चौथी बार बना दो। तो जैसे मैं पहुंचा, इसी गेट के बाहर अम्मा खड़ी थी। अरे बेटा सुनो सुनो, वो तो पीएनटी फोन आता था, ये कोई लालता बोल रहे थे। हमने कहा, कौन लालता अम्मा? ये कल्याण सिंह जी के वहां से बोल रहे थे, आज पता नहीं क्या कल्याण सिंह तुमको याद कर रहे थे, कल्याण सिंह जी। तो हमने कल्याण सिंह जी, क्योंकि मैं तो थोड़ा डरता भी था, कड़क मिजाज थे, लेकिन मुझे बहुत प्यार करते थे। तो कहा कि जैसे हमें तुरंत आ जाए। अच्छा। अब मैं वहां पहुंचता हूं तो पहले से मानिक कलराज मिश्र जी भी वहां पर बैठे हुए हैं। मैं पहुंचा कल्याण सिंह जी के पास, सिद्धे से बोले, हाँ भाई यार तुमने बहुत अच्छा काम किया दिनेश, कमाल का तुमने युवा मोर्चा किया, मेरे मन का किया। मैं चाहता था भी संगठन में रहो, लेकिन बताओ कौन सा विभाग चाहिए? विभाग? मैं कौन सा विभाग चाहूंगा? आदरणीय कल्ला जी बोले, साहब पानी पियो। कल्याण सिंह जी और हम दोनों जने चाहते हैं कि आपको किसी का मंत्री का दर्जा देके कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाते हैं। समझ गए? मैं कहा समझ गया। बोले, कल्याण सिंह जी इनसे मत पूछिए, मेरे पास पर्यटन विभाग है और दिनेश को पर्यटन का चेयरमैन कर दीजिए। फिर मैं पर्यटन का चेयरमैन हो गया। अब जिस दिन पर्यटन चेयरमैन हटा, उस दिन लाल बत्ती की तरह मंत्री दर्जा वाला मुझे सेम डे मुझे आयोग का मिल गया। जिस दिन हटा सेम डे मुझे मेयर का मिल गया, जिस दिन हटा सेम डे अगले मेयर का मिल गया, जिस दिन हटा डिप्टी सीएम का मिल गया। और अभी भी आप जाने रहे हो मेरी आगे की कथा। मेरे हिसाब से ये अंधविश्वास नहीं है, मैं इसको अंधविश्वास नहीं मानता, लेकिन एक घटने वाली घटना जरूर है जी।
आपके साथ एक दिव्य शक्ति साथ में चल रही है। आपके जो कार्य हैं, आपका आचरण है, आपकी सोच है, उसको एक दिव्य शक्ति साथ में चल के आगे चीजें बढ़ाती चली मैं जा उसको रही है। दिव्य शक्ति तो दिव्य शक्ति तो हर व्यक्ति में है जी। मैं कहता हूँ ना कि वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत वन माए, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखत नाय। राम हर कण में है, हर व्यक्ति के हृदय में है। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा कि गुरुवर मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि आपने ईश्वर को देखा है, क्या आपने देखा है? जी। गुरु रामकृष्ण परमहंस कहते हैं हाँ, नरेंद्र, उस समय नरेंद्र नाम था विवेकानंद जी का। उनकी मृत्यु के बाद रामकृष्ण जी के तब विवेकानंद पढ़ा। उनका हाँ नरेंद्र, मैंने ईश्वर को देखा है, स्वयं देखा है, और उन्हें वैसा ही देखा है जैसा तुमको देख रहा हूं। तुम हर व्यक्ति में मैं वैसे ही ईश्वर को देख लेता हूं। जैसे हिरण खुशबू देखना चाहता है, लेकिन उसकी कंठी में कस्तूरी है, खुशबू है, उसको पता नहीं, भीनी इधर-उधर ढूंढता है, दाहिने तरफ ताकता है, भटकता है जंगल में खुशबू को देखने के लिए। उसी के गले में व्यक्ति भटकता है, ईश्वर कहाँ है? ईश्वर उसी के मन में है, अंतरात्मा में, सदाचरण। और एक किसी का अहित ना सोचने वाला जो विचार होता है, तो कहीं ना कहीं वो भगवान ईश्वरीय अनुकंपा का ही एक अंश होता है। तो उसको सिद्धि ना कह के व्यक्ति के आचरण का एक अंग मानना चाहिए। डॉक्टर जयलक्ष्मी जी, आपसे मेरा एक प्रश्न है कि आपने सोचा तो ये था कि आप एक प्रोफेसर से शादी कर रही हैं, लेकिन वो बाय द एंड ऑफ इट तो एक पॉलिटिकल फिगर हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो पब्लिक फिगर होते हैं जी, और कहीं ना कहीं उनकी निजी ज़िंदगी में जो स्पेस और टाइम पत्नी को चाहिए होता है जी, सो वो कॉम्प्रोमाइज्ड रहता है जी। तो ये जो लोगों का सैलाब डॉक्टर साहब के इर्द गिर्द हमेशा लोगों से घिरे रहना, डिफरेंट कार्यक्रमों में व्यस्त रहना, सो ये सारी चीज़ें एक अध्यापक के, एक प्रोफेसर के रूप में आपने इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया? क्या कभी आपको तकलीफ़ होती है कि ये आपको उतना टाइम नहीं दे पाते जितना कि आप शायद उम्मीद करती रही हो? देखिए, शादी के बाद जब मैंने इनका एक व्यवहार और इनकी खुशी देखी, तो मैंने एक चीज नोटिस की कि इन्हें काम से बहुत खुशी मिलती है। अच्छा। और ये बिल्कुल भी 2 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते टाइम का जी। तो ये इनकी क्रिएटिविटी, इनका वर्कहोलिक होना जी, वो देख के मैं समझ गई थी कि इनको खुशी सिर्फ अपने काम में ही मिलेगी। तो मैं इनकी खुशियों के बीच में नहीं आना चाहती थी। एक बार आ गई थी और वो एक तो बार स्वाभाविक है, पत्नी कब आई थी, याद है ना? कब आई थी? कभी कभी महापौर का जो दूसरा कार्यकाल था जी, वो मेरा दूसरा विचार था। उसके बारे में बताएंगी कुछ? जी, आप बताओ फिर। मैं ये चाहती थी कि मुझे थोड़ा पॉलिटिक्स से, आपको पहले ही बताया इन्होंने, डॉक्टर साहब ने, मुझे परहेज था। तो मुझे ऐसा लगता था कि पॉलिटिक्स में क्या करना है, आप प्रोफेसर हो और आप जिस तरह के गुणों से गुण हैं आपके पास, मुझे मुश्किल लगता था उसमें कुछ पॉलिटिक्स में कि क्या करेंगे ये। तो मुझे लगता था कि आप प्रोफेसर ही अच्छे हो और मैं भी पढ़ने पढ़ाने में और आप भी, तो आप ये राजनीति छोड़ दो, ऐसा मेरा उस समय बड़ा एक अंदर से एक आवाज आती थी जी। तो लेकिन फिर मैंने बहुत सी ऐसी परिस्थितियां इनके समक्ष पड़ी कि इन्हें जबरदस्ती कहा गया कि आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। तो उस दिन मुझे याद है कि इन्होंने मुझसे फाइनली पूछा कि देखो, मैंने भी मन बना लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा दोबारा। नहीं, बीच में आपको नहीं बताया था मैंने एक चीज जी। इन्होंने मुझसे वादा करा लिया जी कि आप पॉलिटिक्स को छोड़ देंगे जी। मैं पार्टी कार्यालय में सबको मना करे आया जी। पूर्व अध्यक्ष थे सूर्य प्रताप शाही, उनको 1 साल पहले मैंने कह दिया जी, मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा जी, क्योंकि इनसे हमारा एक चुनाव से 1 साल पहले ही वादा हो गया था, अब नहीं लड़ूंगा अगले बार जी। उसके बाद फिर जितने भी नेता थे, बाद में लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बने, उनको भी मैंने बोला मैं नहीं बनूंगा। मणि टंडन जी से मैं मना कर आया, उनका पागल हो गए हो क्या? तो मैंने कहा नहीं लड़ूंगा। आदरणीय कल्ला जी से कहा तो उनका अपना निर्णय आप कब से लेने लगे भाई। लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि उसी समय
9 में से 8 सीटें हार गए जी। और लोग ये कहने लगे कि डर के मना कर रहे हैं। अच्छा। कि लोग उसमें कोई मेरे लड़ने को नहीं था कि 9 में से 8 सीट का हार जाना। 2012 की बात कर 2012 में 3 में ये दुर्भाग्य था, उसमें अच्छा समय नहीं था। पार्टी के मेहनती कार्यकर्ताओं के बावजूद भी हम उतनी सफलता नहीं पाए थे। 3 विधानसभाओं में जमानत बचाना मुश्किल हो गया था, बुरी तरह डिफरेंस था जी। तो पीछे से जब मैं मना कर रहा था पार्टी कार्यालय में, क्योंकि मैं इनसे वादा कर चुका था कि मैं नहीं पॉलिटिक्स में करूंगा, अब नहीं लड़ूंगा, अच्छा जीवन बताऊंगा। जैसा आप कह रहे हो अच्छा जीवन, तो अच्छा जीवन मतलब है आपका पढ़ो, घर रहो, समाज जाओ, नहीं संकुचित जीवन, उसको मैं अच्छा जीवन नहीं कहूंगा। संकुचित जीवन वो इनको पसंद था, तो मैंने कहा चलो परिवार की संतुष्टि इसी में है, तो यही शायद भाग्य का लिखा होगा। मैंने मना कर दिया सबसे। मन में था कि अब मना करने के बाद जो पार्टी का अगला होगा जिता के पार्टी के घर बैठूंगा, अपना आध्यात्मिक और शैक्षिक जीवन बिताऊंगा। मैं जब मना किया तो कल्लाजी गोरे हैं चेहरे के, एकदम लाल हो गए, जैसे लगा खून का एकदम टपक रहा। गुस्से में मुझे देखने, टंडन जी यूं ताक रहे थे जैसे लग रहा था कि अभी कुछ वो कह रहे हो कि देखो, मतलब उनके मन में कुछ मेरे प्रति अप्रिय विचार आ रहे, ऐसा लग रहा था। वो नाराज थे। और पार्टी कोर ग्रुप की बैठक हो रही थी, कहते कहते विनय कटियार जी बोले, ये तो विनय कटियार जी ने कहा ये तो अनुशासनहीनता है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कुर्ता पैजामा पहने थे, बोले डॉक्टर साहब क्रोध में मत आओ, सब लोग भाव में मत बटो, मैं आपसे मांग रहा हूं। नरेंद्र तोमर जी आए थे, प्रभारी हो गए थे जब मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था, तो उस समय वो मध्य प्रदेश के हुआ करते थे, लेकिन वो उम्र में ज्यादा थे, वो पार्टी के नेता बने और प्रभारी उत्तर प्रदेश बीजेपी के हो गए। वो बाहर हम लोग कहते कहते निकल रहे थे, कल्ला जी बिल्कुल नाराज हो गए थे कि मेरे सामने कैसे बोला इसने। तो वो बोल रहे थे और तब तक मैं बाहर आया तो पीछे से किसी ने व्यंग्य किया कि डॉक्टर साहब बेचारे क्या लड़ेंगे, अच्छा किया मना कर दिया, लड़ेंगे तो जमानत जब्त हो जाती। अब कुछ पत्रकार लोग भी थे, वो भी थे, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मैं कहा मैं लड़ूंगा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, जमानत नहीं जब्त होगी। तो लोगों का अहंकार बोल रहा है। दूसरे दिन अखबार में यही हेडिंग निकाली, दिनेश शर्मा का अहंकार बोला लड़ूंगा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, मतलब रिकॉर्ड बनेगा। और मैंने बोल दिया आक्रोश में कि मैं कार्यालय नहीं खोलूंगा, सभा नहीं करूंगा, चंदा नहीं लूंगा, होर्डिंग बैनर नहीं लगाऊंगा, 2 गाड़ी से ऊपर नहीं चलूंगा। तो लोगों ने कहा कि जमानत भी इसको लेके अखबार का हेडिंग आया, इतनी शर्तों को लगाने वाले डॉक्टर साहब की जमानत जब्त होना निश्चित। कार्यालय नहीं खोला, 8 बजे के बाद प्रचार नहीं करना, घर में आता था, टीवी देखता था 8 बजे के बाद। और उस समय प्रत्याशी सब इतने कि सारे दल मिल गए एक साथ, और बीजेपी की तरफ से बिल्कुल संक्रमण काल। तो मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, लेकिन अटल जी की सदकृपा, बीजेपी के परिश्रमी कार्यकर्ताओं का आक्रोश, उन्होंने पिछली पराजयों के विरुद्ध, और मैं तो कहूंगा तपस्वी हैं कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, ये आपको प्रचारक दिखते हैं, लेकिन अगर पुराने जमाने में बोलते थे कि साधु संत, ये ऋषि मुनि निकल गए, घर का बच्चा सन्यासी निकल गया, आज ये जो स्वयंसेवक निकलते हैं सन्यासी से कम नहीं है। ना कुछ मांगा, किसी ने मुझसे चाय नहीं पी, और किसी ने मुझसे कोई पैसे की मांग नहीं की। एक पोलिंग पे मैंने पहले चुनाव में तो दिया था, दूसरी पोलिंग पे भी कुछ ने किसी को खर्च दिया। और ईश्वर की अनुकंपा देखिए आप कि मैं जीता, और अधिकांश 110 में से अधिकांश वार्ड मैं जीत गया। कुछ ही वार्ड रह गए थे जो मैंने नहीं जीत पाया, और उसमें लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड में मेरी जीत दर्ज हुई। उसी के बाद मुझे मोस्ट ऑनरेबल मेयर का खिताब वर्ल्ड मेयर कॉन्फ्रेंस में मिला। वेरी नाइस। लेकिन वो भी अच्छा, उसका फिर घटना जो मैं बताना चाह रहा था कि मैं चुनाव लड़ा तो मैं मान के चला कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत नाराज होगी, तो ये था कि हम लोग का लड़ाई नहीं हुआ है। ये मैं मान के आया था कि मैं घर जाऊंगा तो आज घोर संघर्ष होना है। अच्छा, मैं क्या जवाब दूंगा, कैसे हड़काऊंगा, क्योंकि मैं अब विनर नहीं बनूं, क्योंकि मैं पार्टी में कई चुनाव लड़ूंगा। तो अगर वो बोलेगी फिर क्या करूंगा, मन में आता जब रोएगी तो क्या करूंगा, जब मन में आता था कि अम्मा बोल दी तो फिर क्या होगा। अब जब घर पे आया तो मेरे यहाँ पे
लॉबिंग हो गई, हाँ इनसे नौकर चाकर तक ने बात करनी बंद कर दी थी, याद है ना आपको? जी। और मेरी माँ को पता चला मेरा बेटा दुखी है, चुनाव लड़ने से मना कर रहा है, उसने इतनी मेहनत की है कि भूखे प्यासे में चला जाता था। तो मैंने कहा बहू ने उसकी चॉइस छीन ली है। ये आया, ये बेचारी डर गई। हाँ। अम्मा इनको बहुत चाहती थी। हाँ। हमारे भाई बहन भाभी सब चाहते थे कि मैं लड़ूं, जी अगर कहा गया तो लड़ूं। जी अब ये घर में अकेली भी डर गई, जी या जो भी हो। जी मैं आया तो मैं देखा कि महिला मोर्चे की कार्यकर्ताओं के साथ ये टोली बना के संपर्क करती दिखाई पड़ रही। अरे इनका जो घर से नहीं निकली किसी को, पार्टी के नेता में आगे कभी किसी के सामने बात नहीं किया हो, वो महिला जो नारे लगाती हुई जो और महिलाएं जा रही थी उनके साथ साथ हाथ हिलाए हुए जा रही है। भाभी ये परिवर्तन कैसे आया? इनके पैरों में छाले पड़ गए। जब तक चुनाव के परिणाम नहीं आए, पैदल चल चल के मेरी परिवार के भाई बहन भाभी से लेके पूरे मोहल्ला के लोग, जैसे लग रहा था मैं लड़ रहा हूँ, एक एक लोग पैदल से भ्रमण करते थे। कैसे आया हृदय परिवर्तन, कैसे हुआ? जब डॉक्टर साहब ने मुझे आके बताया कि इस तरह से प्रेशर था वहां पर मीटिंग में जी, तो मेरे मन में एक ही विचार आया। मैंने कहा कि देखिए, युद्ध अर्जुन भी नहीं लड़ना चाहता था जी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती है कि जब कृष्ण ने कहा कि अब लड़ना ही है, तो उस समय मैंने माँ संकटा को याद किया। मैंने कहा कि माँ, अगर तुमने ये निर्णय कर लिया है कि इन्हें लड़ना है तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आप अपना सपोर्ट दीजिए। तो मैंने सबसे पहले कन्विंसिंग स्टार्ट की कि मैं सबसे पहले संकटा माँ का दर्शन करूंगी और वहां से शुरू करूंगी। और मुझे कोई पारिवारिक कोई अनुभव नहीं राजनीतिक। मैंने एक दो लोगों से बात की और बस घर की बहुएं, हम बहन बेटियां सब निकल पड़े कि वो सुबह सुबह 6 बजे निकलना, क्योंकि गर्मियों के दिन थे, मई का समय था वो, और 6 बजे निकलते थे हम कि 9 बजे तक लोगों से मिलने, 10 बजे लोग ऑफिस। मैं 8 बजे बात नहीं करता था प्रचार, और मैं 8 बजे बंद कर देता था। 10 बजे हम लौट आते थे। फिर हम शाम की मीटिंग, ये लोग हमारे बाद भी प्रचार करते थे और हम मैं 8 बजे की बात नहीं करता था। 8 बजे रात के? हाँ, मैं 8 बजे पहले नहीं करूंगा, 8 बजे की बाद नहीं करूंगा। हाँ, इनका 8 से 8 12 घंटे। और ये बिल्कुल निश्चिंत होकर घर में मुझे दिखाई देते, और मैं परेशान घुमा करती। मुझे लगता था कि, और पहली बार मैंने देखा कि राजनीति में इतना मुश्किल है ये कि अभी तक मैंने पढ़ाई ही देखी थी कि खुद पढ़िए और उसका रिजल्ट देखिए, और दूसरों के मन में क्या है राजनीति में तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो कैसे वोट लिए जाए, क्या लिए जाए। लेकिन मैं जहां जहां जाती मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर साहब को, जो इनके विरोधी पार्टी के भी पार्षद थे, वो इनका प्रचार करते दिखते थे मुझे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि मतलब मुझे करना ही क्या है, बस आना है, लोगों से मिलना है। और वो बिल्कुल ही अलग अनुभव था मेरे जीवन का। इनकी छवि की व्यापकता उस समय समझ में आई कि इन्होंने क्या काम किया है, और लोगों से क्या जुड़ाव है इनका। बिल्कुल। मतलब इनकी अपनी पार्टी तो छोड़ दीजिए, विरोधी पार्टियों के लोग भी बड़े सम्मान से, अरे डॉक्टर साहब उनकी वाइफ, मतलब वो इस तरीके से मुझे आप इनके कार्य को तब समझ पाई, मैं समझ पाई कि इन्होंने क्या था कि पैसा नहीं, गाड़ी का काफिला नहीं, दूसरे लोग 20-20 गाड़ी से चलने हो, पैसा आधाधुन जा रहा हो। हाँ, मैंने वो सब देखा। तो मैंने कहा मैं चलता हूँ। विधानसभा चुनाव में एक विधानसभा है लखनऊ की, वहां से हम लोग बुरी तरह हार गए थे। यानी जीतने वाले को 1.5 लाख थे, तो हम लोग को शायद 14,000 ऐसी कुछ मिला होगा। लाखों का अंतर एक विधानसभा में था। इत्तेफाक के बाद किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब आप उसमें भी थोड़ा प्रचार कर लीजिए, शायद आपको कुछ वोट मिल जाए। मैं गया, अब एक गाड़ी से जा रहा हूँ, मेरे साथ 2 लोग थे। तब तक मेरे ड्राइवर ने कहा सर आपका बैनर। तो निकल गया, देखने पर कहा आपका होल्डिंग भी है। हमने कहा मैंने तो किसी से नहीं कहा। एक कार्यक्रम में कुछ लोगों ने बुलाया है मुझे, तो मैं जा रहा हूँ, गाँव टाइप का था। तो मैं कहा मैं जा रहा हूँ। तब तक बोला नहीं सर, आप क्या समाजवादी से लड़ रहे हैं? हमने कहा नहीं। बोला उसमें साइकिल बना था और फोटो आपका था। तो हमने कहा इसके कैसे हो सकता है? फिर आगे बढ़ा, बोला नहीं सर आप कांग्रेस से लड़ रहे हैं क्या? बाबा मैं कांग्रेस से क्यों लड़ूंगा, मैं तो बीजेपी से हूँ। बोला सर आपकी सही कह रहा हूँ। ये देख नहीं पाया होगा। बोले सर उसमें कांग्रेस का हाथ का पंजा दिख रहा है,
फोटो आपका है। अरे तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, तब फिर मैं देखा सही है, तो हम कहा हो सकता है पॉलिटिकल लोग एक दूसरे दुश्मनी में नीचा करने के लिए ऐसा कर देते हैं कि झूठी होल्डिंग लगा दे। हो सकता है मेरे पक्ष से किसी लड़ने वाले विपरीत पार्षद ने या मेरे ही पार्षद ने लगा दिया हो। जब मैं वहां पहुंचा तो सारे दलों के लोग के झंडे दिखाई पड़े। तो मैंने कहा मैं कहाँ ले आया? तो मैंने अपने जो मेरी पार्टी के नेता थे, मैंने कहा भैया मुझे तो बीजेपी के उसमें बुलाया गया था, यहाँ तो सारे लोग हैं। हाँ। तो मैं जा रहा हूँ। बोले नहीं नहीं साहब, हम लोग आप ही के लिए है, तो आप कुछ बोल दीजिए। तो मैंने बोला, लेकिन बोलने के बाद आखिर में मैंने कहा कि मेरी पार्टी के प्रत्याशी पार्षद के फलाना है। खड़े हो गए, अरे साहब ऐसा कैसे करें, आप किसी के लिए नहीं कहेंगे, हम तो हमका दो, मैं बीजेपी का हूं, तो मैं यही कहूंगा कि कमल के दे, आप किसको कर रहे हो ये नहीं है। बोले नहीं हम सब तो आपको कर रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं। तो मैंने कहा अब तो कोई दुनिया की ताकत मुझे नहीं हरा पाएगी। अगर ये मानसिकता आ सही गया बात है, तो पता चला कि जी। जो पोलिंग बूथ मेरे नहीं लगे थे, 70% जगह मेरे पोलिंग बूथ नहीं लगा था, लेकिन वो दूसरी पार्टी का बूथ जो होता था उसमें जो भी आता था पर्ची बना, एक वोट मेरे लिए, एक वोट डॉक्टर साहब के लिए। अच्छा। वो जब आया तो वन साइडेड रिजल्ट निकला। तो जिनसे मैंने वादा किया था कि मैं आपको, आपने कहा जमानत जब्त होगी, मैं जीतूंगा तो आपको फोन करूंगा। तब मैंने रात को वो थक गए वो लोग काउंटिंग करने वाले, बोले साहब अब तो आप जीत ही गए, अब तो चले जाओ, आप जितना आपका है। मैंने कहा मुझे एक फोन करना है, दे दो। तो मैंने एक फोन अटल जी के शिव कुमार जी को कहा। अच्छा। मैंने कहा शिव कुमार जी मेरा प्रणाम सर पे मेरा रख के अटल जी को कहिए कि आपके अटल मसीह ने पूरा किया वादा आपका, और जमानत जब्त नहीं हुई। क्या हुआ? हमको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। ऐसा लगता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, मतलब मैक्सिमम जीत हुई है, मैक्सिमम मार्जिन से, मैक्सिमम मार्जिन से विजय हुई है। अरे यहाँ तो नहीं दिखा रहे हैं। हम अभी लोग पहले भी मुझे हारा घोषित करा दिए थे। ये आएगा क्योंकि मैंने सर्टिफिकेट ले लिया है। अच्छा, फिर जो दूसरे और थे प्रभारी, मैंने उनको फोन किया, मैंने आपसे वादा किया था, ये वादा सच निकला है, इतने इतने लाख वोटों से मैं जीता हूं। आत्मसंतुष्टि थी, अटल जी के प्रति समर्पण था, अटल भाव और अटल नाम की ताकत थी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम और समर्पण था, आरएसएस के कार्यकर्ताओं का त्याग बोल रहा था। और मैं कहूं कि मैं जीता, मैं नहीं जीता, बिल्कुल नहीं जीता, हम जीते, सब मिलकर जीते। बहुत सुंदर। शायद यही संगठन का जो मूल मंत्र था वो हम लोग को आगे ले जाता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या आप डेलिबरेटली कुछ समय निकालते हैं पति पत्नी एक साथ? निकालता हूँ, बिल्कुल निकालता हूँ। हाँ। और अभी जैसे कैसे क्या होता है कि पहले तो हम लोग एक साथ एक थाली में खाना खाते थे। फिर ये हुआ कि आपका असाइनमेंट हो जाए, मेरे कारण आप कार्यक्रम छोड़ने लगे हो। तो कम से कम खाना खावे तो आप हम लोग एक साथ, चाहे आपको अपने मन का खाना है तो अपने मन का खाओ, अपने मन का खाना है अपने मन का खाते हैं। तो फिर बैठ के खाने लगे। लेकिन खाने पे हम लोगों ने पॉलिटिकल चर्चा बिल्कुल नहीं करी। ये अपनी अध्यात्म में इनका बड़ा अच्छा अध्ययन है। तो इसे मैं कुछ ना कुछ ही पूछ लेता हूँ। ये हमारा ग्रोक एप्लीकेशन है, चैटबॉट, और ये मेरा जो है गूगल है। अरे वाह। इनसे मैं जानकारियां निकाल लेता हूँ और उन्हीं को भाषण के रूप में कभी कभी बोल देता हूँ। क्या बात है। लोग बोलते हैं ना बड़ा विद्वान है, बड़ा विद्वान है, लेकिन मैं नहीं हूँ, स्रोत वो है। थोड़ा थोड़ा निकाल लेते हैं। ये भी कहीं चीजें आती होंगी। जी। बहुत ही मजा आ रहा है आप दोनों से बात करके, और बहुत ही मेरे ख्याल से प्रेरणा मिलेगी जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। और पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े होने का होता है, एक दूसरे के ड्रीम्स को पूरा करने का होता है। तो मैं आप दोनों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि फ्यूचर को लेके, और यहाँ मैं करियर के अलावा, आप प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, और आप
पॉलिटिशियन हैं, मैं भी पार्लियामेंटेरियन, प्रोफेसर हूँ, आप भी प्रोफेसर हैं। सो इनसे सीनियर हूँ। कुछ चीज़ों में आपने क्या लाइफ में निजी माइलस्टोन्स बनाए हैं? कुछ आपकी बकेट लिस्ट पे चीज़ें हैं जो आप घूमना चाहते हो, कुछ रुचियां हों जिनको आप और पूरा करना चाहते हो, चाहे वो अध्यात्म से जुड़ी हो, पर्यटन से जुड़ी हो, या दर्शन से जुड़ी हो, कुछ रुचियां हो, कुछ अच्छी पिक्चरें हो, किताबें हो जो आप पढ़ने का आगे का प्लान हो, जो चीज़ें आप समय निकाल के आगे करना चाहते हो एज अ कपल? हाँ आध्यात्मिक यात्राएं तो देखिए हम लोग शुरू से ही बहुत साथ साथ करते रहे। अच्छा। और डॉक्टर साहब को भी समय जब मिलता है तो पढ़ते हैं। नहीं, मुझे पुस्तकों का बहुत शौक है। अच्छा। तो मैं कई चीजें पढ़ के उनको ब्रीफ करती रहती हूँ इस विषय में कि मैंने ये पढ़ा, उसमें ये फाइंडिंग्स है, ये है। तो ऐसे कोई माइलस्टोन तो हमने सेट नहीं किए हैं फ्यूचर को लेके, लेकिन अध्यात्म की तरफ एक नेचुरल रुचि है दोनों की, तो उस तरफ हम दोनों का ध्यान बहुत रहता है। देखिए, देश का कोई भी कुछ तीर्थ स्थल रह गए होंगे जो हम लोग साथ ना गए, नहीं गए हो। हाँ? जी, क्या बात है। और मेरे कार्यक्रम मेरे लगे जी, कार्यक्रम में गया और उस हिसाब से मैंने समय बचाया। जी, एक दिन मानो 3 दिन का कार्यक्रम है तो 2 दिन का कार्यक्रम है तो तीसरा दिन भी रख लिया जी, और कहीं ना कहीं गया। जी, मैं पूजा जो है मैंने साथ में करी है। जी, ये हमारा एक रूल है, चाहे हम मैं दर्शन साथ में ही करेंगे। पूरा और देश के सभी बड़े तीर्थाटन हम लोग हो जाए, ये इसका मतलब नहीं कि ना कि बुजुर्ग हो के तभी तीर्थ से जाओगे। नहीं, तो जीवन में बड़ा मुश्किल से जीवन मिला है, जी, रोते रोते आए हैं और अब शिकायत करते करते हम लोग बड़े हुए हैं। जी, जी, और मनुष्य का जीवन तो ऐसा है ना कि जिनके लिए चिंता करता है वही आखिर में उसको चिता में अग्नि दे आते हैं और रोते रोते विदा करते हैं। तो रोने की प्रारंभ और रोने के अंत के बीच का समय हंसना है। नहीं, आत्मिक सुख से आपका सुख कोई आपको दूसरा देने वाला नहीं है। आपका जो आत्मिक सुख है वही आपका है। फ्यूचर कौन बनाएगा आपका? फ्यूचर आप अपना खुद बनाएंगे। बिल्कुल। जो भूत की सोचता है वो पीछे जाता है और साथ का अंश बनता है। बिल्कुल। जो भविष्य की चिंता करता है वो व्यग्र होता है। व्यग्र का क्या मतलब होता है? वो एक आतुरता के भाव खिलाता है और महत्वाकांक्षी इस प्रकार का बनता है और जो वर्तमान में जीता है जी, और उसको अच्छा मैं जितना करूँ। आज है मैं 2022 में हटा था मार्च में संभवतः और 26 मार्च से मैं दौरा करने लगा। पहले मेरे पास में अगर 100, 200, 300 लोग आते थे, आज 1,500 से 2,000 लोग पर डे आते हैं मुझसे मिलने। पूरे देश का भ्रमण करता हूं, जहां पहले अगर मेरे पास 500 आते थे तो आज 2,000 आते, कहीं 10,000 आए। राजस्थान से प्रदेश में मेरे कार्यक्रम में लाखों लोग रहे जी। तो मैं अपने को खाली नहीं रखता हूं। अगर कहीं मैं हूं और पता चला कि वार्ड की बैठक भी है तो मैं चला जाऊंगा, क्या बात बूथ की बैठक है चला जाऊंगा। क्या बात है। 5 कार्यक्रम मुझे करने हैं पर डे। कौन मुझे देखता है इसकी चिंता मुझे नहीं है। मैं कर रहा हूं, पार्टी के लिए कर रहा हूं, मेरी मॉनिटरिंग कौन करेगा? संगठन करेगा। संगठन के लिए काम करूंगा ना, इसलिए मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मुझे किसी के लिए कान नहीं भरना है, मुझे किसी से प्रतिद्वंदी नहीं करना है, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से होड़। मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी होड़। क्या बात है, क्या बात है। आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आपको कोई किसी को कहने की जरूरत नहीं है, ये अपने अंदर का जज्बा है। और मेरे ख्याल से इसी के वजह से पार्टी भी कितनी आपको मानती है और कितना आपका प्रमुख स्थान है पार्टी में और योगदान है। अगर मैं लेगेसी की बात करूं, आप दोनों का जो समाज को कंट्रीब्यूशन है, डॉक्टर साहब का जो कंट्रीब्यूशन है, डॉक्टर साहब आप क्या देखते हैं कि सबसे बड़ी छाप आपने समाज पे क्या छोड़ी है? नहीं, देखिए, समाज में आपके तो सुधार हो। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, एजुकेशन मिनिस्टर था, तो लोग कहते ये गलत वो गलत। हम कहा पहले तो मैं अपने को ठीक रखूंगा, पहला काम। फिर मैं अपने उच्च अधिकारियों को ठीक करूंगा, रखूंगा, गलत ना हो, दूसरा काम। उसके बाद जो नीचे के अधिकारियों को कंट्रोल करने वाले हैं उनके लिए मैं कड़ाई करके करूंगा, तब नीचे अपने आप ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप शुरुआत नीचे से करते हो और गलती ऊपर से करते हो। जी, जी। सफलता उससे आज की आवश्यकता यही है। जी। तो उत्तर प्रदेश का भविष्य मेरे ख्याल जो से है योगी जी हैं ना,
जी, योगी जी हैं तो और मोदी जी हैं तो सब संभव है। बहुत बढ़िया। ये मानव नहीं है, ये महामानव है। जी, और आज से मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अगर पॉडकास्ट मेरा जी, 50 साल बाद 100 साल बाद कोई अगर जी। रिजर्व करके रखेगा सुनेगा जी, तो आप देख लेना, जी, ये योगी और ये मोदी जी, हमेशा नहीं रहेंगे आपके साथ, हाँ, लेकिन इनके द्वारा किए गए इनके कार्यकाल के काम जी, इतिहास बताएगा, उसका आकलन इतिहास करेगा जी, जी, और हम गर्व से कह सकेंगे अरे भाई मैं उस समय था जब योगी जी थे, जब मोदी जी थे। जी, ये स्वर्णिम कार्यकाल है जी, और इसको हम महसूस कर भी रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो है सोए हुए हैं जिनके जागरण अभी बाकी है। जी, जी, लेकिन बड़े कठिनाई के दौर से आज जी, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था भारतवर्ष बना है। जी, जी, आज एक ऐसा राजनेता पूरे दुनिया का है जिसके जुकाम हुआ उसकी भी शिकायत कभी नहीं की। मोदी जी ने एक दिन की छुट्टी नहीं ली कि आज सही बात। किसको घुमाना है। सही बात। ये 2017 से मैं योगी जी के साथ में तो 24 घंटे रहा हूं कभी कभी, जी, और सुबह 5 बजे मेरे पास फोन आ जाता, डॉक्टर साहब हाँ, क्या कर रहे हो, ये खबर पढ़ी, ये अखबार में आया है भाई। मैं उससे पहले पढ़ के तैयार रहता था कि भाई डिस्कस करना है। जी, और रात को कब सो रहे हैं पता ही नहीं चलता है, जी, कब सोते हैं, कब खाते हैं, कब जागते हैं। मोदी जी को कोई नहीं जानता, योगी जी को कोई नहीं जानता। हमेशा काम के प्रति समर्पण ये इनका सबसे बड़ा गुण है। जी, हाँ, एक चीज जरूर रहती है, जैसे मुझे मैं कट्टर विचारों का नहीं हूं। सही, मुझे वोट मुस्लिम ने भी दिए, मुझे वोट ईसाई ने भी दिए, सिख ने भी दिया। तो कभी कभी लोग इस बात को मेरे लिए कह देते हैं कि आप अटल आवरण से प्रभावित है। मैं कहता हूं कि ये अटल जी की जो ओढ़नी है वो एक छाता है पूरे भारतवर्ष के लिए। सभी धर्म अच्छी तरह चले, मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका विश्वास जी, का वो साकार हो, जी, तभी देश और प्रदेश बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो जब आप इतने बिजी रहते हैं, कभी ऐसा होता है कि आप दोनों के बीच में कोई नोकझोंक हुई हो? अरे कोई बहुत होती है, बहुत होती है। मतलब उसी नहीं, झगड़े वाली नहीं होती। हाँ, लोग इन्होंने मैं परसों बहुत ज्यादा, मैं दिल्ली था, हाँ, अब अचानक मेरा काम है हाँ, कि आज के लिए आपका बुखार है, आप कैसे जाओगे, कैसे, अरे मैं हवाई जहाज से जा रहा हूँ भाई, मेरी मीटिंग है। तो नहीं कैसे जाऊंगा, और ठंडक लग जाएगी। नहीं लगेगी, हाँ, जाना है मुझे, नहीं जाना है। करते करते चुपचाप से टिकट करा लिया और मैं जब पहुंचा तो ये जहाज में बैठी है, साथ में चले गए। अब वहां पहुंचने मैं मीटिंग करके आ रहा हूँ, अब मेरा मन डाइवर्ट करने के लिए मैं तनाव में ना रहा हूँ। हाँ, आज खाना मैं बाहर होटल में खाना नहीं खाने जाता हूँ, बहुत रेयर केस में जाता हूँ। अच्छा, जी, लेकिन आप कहते हो मैं इनकी मानता हूँ कि नहीं, मैं मानता हूँ कभी कभी। तो फिर उन्होंने कहा मैं साउथ इंडियन खाओगे। अच्छा, हमने कहा बड़ी लंबी सर्वना, क्या ना उसका सर्वना भवन। सर्वना भवन, हाँ, कनॉट प्लेस पे। टोकन लगा के करते, हम लोग साधारण तरीके से चलते हैं, हाँ, लंबी लाइन, हाँ, जाके वहां बैठ के हमने हाँ, सबके साथ एक साथ साउथ इंडियन थाली खाई। जी, इनकी डाइट थोड़ा ज्यादा है, मेरी कम है। तो मैंने मिनी थाली खाई, इन्होंने पूरी वाली थाली खाई। जी, मैं मानता हूँ, बस पिक्चर ये चाहे जितना कह लें, मैं पिक्चर नहीं जाता हूँ साथ में। पिक्चर नहीं जाते आप? बस शादी के बाद एक पिक्चर देख ली है, हाँ, उसके बाद में। अच्छा, वो मूवी थी पीकू। लेकिन अच्छा, अच्छा, घर में वो देख लेता हूँ जी, क्या? टेलीविजन पे। अच्छा, टेलीविजन पे पिक्चर्स देख हाँ, लेते लेकिन हैं आप। इनकी पिक्चर के स्टाइल दूसरा है, मेरा स्टाइल दूसरा है। मैं आखिरी प्रश्न आप दोनों से करना चाहती हूँ और आप दोनों के से ही उत्तर चाहती हूँ। इस 15 साल की जर्नी में डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आपके जीवन पे क्या छाप छोड़ी है? 2-3 चीजें मैंने देखी कि आप सुचिता से भी राजनीति कर सकते हैं, जी, पहली चीज। और काम को जिस तरीके से प्राथमिकता देते हैं जी, वो बहुत जरूरी है सफलता के लिए, ये मैंने सीखा। जी, और जिस तरीके का डिवोशन है इनका। जी, तीसरी चीज, जो परिवार को साथ लेने की इनकी कला है, जी, वो यूनिक है। मेरी भी सोच ये होती है कि मैं रिश्तों में सही गलत कुछ हद तक देखती हूँ। जी, इनके हिसाब से जो अपना है वो ना सही है ना गलत है, ये उसको रिश्तों को सिर्फ प्रेम से तौलते हैं। बहुत बढ़िया।
तो वो एक मेरे लिए सीखने वाली बात है जो मैंने सीखा इनके साथ रह के, कि माँ ने अगर कह दिया, मालूम है कि कभी कभी वो कुछ ऐसा कह दिया जो मतलब अब संभव नहीं है, लेकिन वो कैसे प्रेम से उसको हैंडल करते हैं, वो देखने वाली बात थी। तो कुछ चीजें मैंने इनसे और इनके प्रेम का विस्तार घर से लेके पार्टी से लेके समाज सब जगह विस्तृत है। हाँ, परिवार का एक भी सदस्य मुझे नहीं लगता, बहुत बड़ा परिवार है हमारा, लगभग कुल मिला के 200-250 लोग हैं हम लखनऊ में जो रहते हैं। और हर व्यक्ति के परिवार के घर में किसमें क्या परेशानी चल रही है, उसको सीधे फोन करके उनसे बात करना, उनकी समस्या का कैसे समाधान हो सकता है, ये उतने पॉलिटिकल बिजी होने के बावजूद भी वो कर लेते हैं। ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्य का विषय था शुरू में, क्योंकि मेरी सोच थोड़ी सी न्यूक्लियस फैमिली से आई थी, तो मैं इतना टाइम नहीं इधर उधर देख पाती थी, लेकिन मैंने इनसे सीखा ये कि कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि आपको क्या लगता है, विवाह जरूरी है कि नहीं? हाँ, निश्चित रूप है। पहले अगर आप मुझसे पूछती 2010 के पहले तो नहीं, 2010 के बाद हाँ। अब वो सभी को इंस्पायर करते हैं। अब तो मैं सबसे कहता हूँ, जहाँ 22 साल की 23 साल की लड़की दिखी, मैं उनके माँ बाप क्यों शादी नहीं करते हो भाई? अरे कैरियर करते करते तुम 32 साल की कर दोगे इसको। उसके बाद वैवाहिक जीवन का सुख क्या है, परिवार क्या है? लड़का आज 30 साल का हो जाता, 35 साल का हो गया। आज ही मुझे एक IAS अफसर मुझे मिलने आए, मैंने कहा भैया कितने बच्चे हैं? हरी सर मैं भी बच्चा खुद ही हूँ। क्या तुम्हारी उम्र है? 35 साल है। मैंने कहा जो गलती मैंने की तुम भी कर रहे हो। अब तुम क्या शादी करोगे, क्या तुम्हारे बच्चे होंगे, क्या तुम्हारा परिवार आगे चलेगा? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा पोता पोती को खिला पाएंगे कि नहीं? अब तो सोने की सीढ़ी बनाने वाला वो सोने की सीढ़ी रह जाती, कोई चढ़ने वाला दिखाई नहीं पड़ता कि पिता और पुत्र में इतना गैप हो जाएगा। शादी का एक समय होता है, वो होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये चीजें आज समाज जो टूट रहा है उसका मुख्य कारण बन रहा है। डॉक्टर जया लक्ष्मी जी के साथ ये सफर जो 15 साल का रहा है, इन्होंने आपके जीवन में सबसे मुख्य क्या छाप छोड़ी है? नहीं, देखिए मैं हर चीज मानता हूँ, बस एक ही चीज मैंने कह रखी थी, भैया मेरे परिवार की बुराई मत करना। वो कमी भी हो तो अपने में पी जाओ, तो मेरे सामने ना खाओ। मेरे लिए उनकी खमियां भी मेरे लिए श्रेष्ठ है। मैं जरूर सुन लूंगा किसी से, लेकिन मैं उसको नहीं मानता हूँ। मेरे परिवार में हस्तक्षेप नहीं होना, मैं किसको क्या दूंगा क्या करूंगा, खैर नहीं, हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन एक मानव स्वभाव परिवार में रहोगे तो तरह तरह का सोचोगे, लेकिन एक जैसे कहते हैं ना कि कमी में भी चला लेती है। खर्चीलू तो बहुत है, मतलब पैसे ही नहीं देता हूँ तो खर्चा क्या करेंगे। लेकिन इनकी जो तनख्वाह आती है अपने पर खर्चा नहीं करती है। तभी वो जो खाना बनाने वाला है उसी के लिए कोई अच्छा चीज ले आएगा। कभी अरे तो मेज बड़ी, इसमें शाइनिंग नहीं, इसी बदल डालो। तो तनख्वाह अगर मिली है तो उसी मैंने खर्च हो जानी, बचत नहीं होगी। उसका काम मेरा होगा। हाँ, मैंने ये डिपार्टमेंट बांट रखा है कि बचत आप करेंगे, खर्च मैं करूँ। लेकिन क्या है कि कभी कभी ये चीजें काम भी आती है। नहीं, मैंने इस क्लियर कट कह रखा है कि बचत करना सिर्फ आपका काम है। बहुत बढ़िया। सो हम लोग एक रैपिड फायर खेलते हैं आपके साथ। सो कैन यू डिस्क्राइब ईच अदर इन वन वर्ड? नाम लक्ष्मी, लेकिन धन का संग्रह नहीं, व्यय ज्यादा। आप ऑनेस्टी। ओके। तो आप तो राज्यसभा मेंबर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, घर में राज किसका चलता है? दोनों का। बहुत बढ़िया। आपके हिसाब से? हाँ बिल्कुल, दोनों का चलता है। अच्छा। सो कभी कभी आप दोनों के बीच में क्या कोई एकेडमिक या नॉलेज के ऊपर, क्योंकि आप कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की फील्ड से हैं, तो कभी क्या इनको नॉलेज ज्यादा है? अच्छा। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। वेरी गुड। अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है आप दोनों के बीच में तो सॉरी कौन पहले बोलता है? मैं नहीं बोलता। आप नहीं बोलते? नहीं बोलते हैं कभी बोला है, कभी बोलते। जब मुझे लगा, एक दो बार तो लगा, जब उनको जेन्युइन लगता है, जेन्युइन लगा कि क्योंकि इनकी कभी कभी बचकाना में
जिससे वो कहते हैं कौवा कान ले गया, तो उस पे भी हो जाती है, आज आपने खाना नहीं खाया, वो छोटी बातों पर होता है। हाँ, कोई मेजर डिसएग्रीमेंट टचवुड नहीं है। जी। हालांकि ये प्रश्न मैं पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से पूछती हूँ, एक क्वालिटी जो आपने इनसे सीखी हो। शांत रहना और एग्रेसिव बहुत मुश्किल से होना। और आपने? इनका काम के प्रति जो रुझान है, लगन है जी, वो सीखने वाली चीज है जी। आपको जो है पब्लिक लाइफ ने आपकी प्राइवेट लाइफ को ज़्यादा दिया है या प्राइवेट लाइफ ने आपकी पब्लिक लाइफ को ज़्यादा दिया है? मेरी प्राइवेट लाइफ ने ज़्यादा दिया पब्लिक लाइफ को। मैं तो पब्लिक लाइफ में ही जिया हूँ। प्राइवेट लाइफ का मतलब हम लोग नहीं लगता है कि हम लोग खुले हम बाजार में घूम रहे हों। कभी ऐसा दृश्य बहुत कम आया, एक दो बार मुश्किल से आया। कभी हम लोग अचानक बनाए हो जाके पिक्चर देख रहे हो, बहुत कम, एक या दो बार आया है। शुरू में कभी खाना खाया हो, कभी इनका मन आ गया, वो मेरी कमजोरी डोसा है, अच्छा इडली है जी, चाट है, साउथ इंडियन फूड, तो मुझे बहकाने के लिए कहते हैं आज चाट खाने के लिए चलेंगे, अच्छा तो मैं चुप्पे से चला जाता हूँ। वो हमारा आउटिंग। चाट नहीं बना करता हूँ, चाट मेरे लिए जी, और डोसा, इडली, सांभर जब मुझे प्रसन्न करना होता है सुबह बना देती है। अच्छा जी। अच्छा, आज इस मौके पे कोई एक बात आप दोनों एक दूसरे से कहना चाहेंगे जो अभी तक नहीं कही हो? ऐसा कोई कुछ आपके मन में आ रहा हो जो आज तक ना कहा हो और इस मंच पे, इस मौके पे? देखो, कभी राजनीति के लिए मत सोचना। वो तो मेरे स्वप्न में भी नहीं आता। मैं जानता हूँ ये सोचेंगे नहीं, मैं कह दूंगा तब भी ठीक है, तो मेरी हाँ है। वो मेरे स्वप्न में भी नहीं आता। So it takes two to tango, and we had a very good conversation with Dr. Dinesh Sharma and Dr. Jayalakshmi Sharma. It was very insightful, और ये बहुत क्लियर है कि बहुत बड़ी चीज़ें भी घर से शुरू होती हैं। अगर आपका घर में आपका दाम्पत्य जीवन मजबूत है तो बहुत बड़े काम आप कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। सो एवरीथिंग बिगिंस एट होम एंड दिस मेक्स अ वेरी हैप्पी कपल। विश यू ऑल द बेस्ट। आज हमारा जो कॉन्वर्सेशन था वो डॉक्टर दिनेश शर्मा और डॉक्टर जयलक्ष्मी जी के साथ था, और बहुत ही रोचक कॉन्वर्सेशन रहा है। एक राजनेता किस तरीके से अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपनी पत्नी को प्राथमिकता देते हैं, शादी को प्राथमिकता देते हैं, और अपने राजनीतिक जीवन में भी आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही एक आश्चर्य का विषय है, और आज हमेन बहुत सारे उत्तर भी मिले आप दोनों से। थैंक यू वेरी मच। आपने अपनी लाइफ हमारे साथ शेयर की और बहुत ही हमको आज ज्ञानवर्धन हुआ। क्या है कि मैं बात कर रहा था आपसे, तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं पॉडकास्ट में हूँ। तो कारण ये था कि आप मेरे पारिवारिक मित्र की धर्मपत्नी है जी, तो इसलिए आपने बहुत अच्छा शब्दों का संयम, समन्वय, चयन, और आपकी जो अनुभव है जी सामाजिक क्षेत्र में जी, उसके कारण आपने मन से निकलवा लिया जी। मैं इतना बोलता वोकल नहीं हुआ कभी, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ शब्द का संयम का उल्लंघन तो मैंने नहीं कर दिया। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत धन्यवाद।